नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग लहसा की ओर, जिसके लेखक राहुल संस्कृत्यायन है, इस पाठ के अंतिम अंश को पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक जो है तिब्बत की यात्रा पर जब जाते हैं, तो तिब्बत की यात्रा पर नेपाल के रास्ते जा रहे हैं, तो रास्ते में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था तथा रास्ते में आने वाले पहाड़, नदी और विषम रास्तों के बारे में उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। तो आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए इसके अंतिम अंश को पढ़ेंगे कि अंतिम अंश में लेखक ने क्या कहा है। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में यानी कल के क्लास में जो पढ़ा था कि लेखक जो है वो ढाढ़े के पहाड़ पे जब जाते हैं, वो समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे पर है। वहाँ पे वो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ के देवता जो है किस तरह चोटियों पर उनका मंदिर बना हुआ है। वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ से वो निकल कर जब रास्ते में चलते हैं, उनका अपने मित्रों के साथ अलग हो जाना, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने इस अंश में बताया था। आगे कहते हैं कि अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिंगरी एक जगह है। तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। अब जहाँ पे वो पहुँचे थे वो विशाल मैदान था, और वो विशाल मैदान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। वो कैसा दिख रहा था? जैसे कि टापू हो। टापू का मतलब होता है जैसे समुद्र में हम देखेंगे कि बीच बीच में कहीं पर टापू के जैसा, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं बीच, जो बीच बना रहता है, उसी तरह वो टापू होता है। टापू की तरह दिख रहा है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उस पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। तिंगरी समाधिगिरी का मतलब हुआ कि वो स्थान जहाँ पर लोगों को समाधि दी जाती है, यानी मरने के बाद लोगों की समाधि बनाई जाती है। तो तिंगरी जो है पर्वत, वो समाधिगिरी है, यानी समाधि का पहाड़ है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। आसपास के गांवों में सुमति के कितने ही यजमान थे। तो सुमति जो उनका मित्र था, मंगोलियन जो मित्र था, उसके यजमान थे। यजमान का मतलब यहाँ पे उसके जान पहचान के बहुत से लोग थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बातियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े का के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब जब वहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि बोध गया मतलब बोध गया से एक डंडा होता है, और डंडे में कपड़ा लपेट दिया जाता है। तो वो एक तरह से धर्म का प्रतीक है, धर्म का चिन्ह है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में दिखाया जाता है कि ये श्री राम का झंडा है, ये हनुमान जी का झंडा है, वो ध्वजा में लगा रहता है। ठीक उसी तरह बौद्ध धर्म में एक डंडा होता है और डंडे के ऊपर कपड़ा लपेटा रहता है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं लेखक, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। जब ऐसा ख़त्म हो जाता था तो क्या करते थे कि कोई भी कपड़ा लगाकर डंडे पर उसी के जैसा बना दिया जाता है। जैसे घर में कोई पूजा पाठ हो रहा है और प्रसाद ख़त्म हो जाए तो हम उसमें दूसरा कुछ मिलाकर उस प्रसाद को अधिक कर देते हैं। ऐसा अक्सर होता है पूजा पाठों में कि पूजा पाठ की कोई सामग्री, प्रसाद की कोई सामग्री ख़त्म हो गई है तो दूसरा कुछ उसमें अधिक मात्रा में मिला देते थे। तो ठीक यहाँ पर भी जो बोध गया से लाया गया डंडा जो है समाप्त हो जाता था, जो कपड़ा, तो उसमें कोई भी कपड़ा लपेट कर वही दे देते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। अब लेखक बता रहे हैं कि आप आए हैं अपने दोस्तों और मित्रों को, आप अगर ये बांटना चाहते हैं तो बांट दीजिए, लेकिन यहीं पे बांटिए, आसपास के गांव में मत जाइए। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। लेखक ने बताया कि आप यहीं पे गांव में ही बांटिए, आसपास के गांव में मत जाइए।
अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत होगी तो मैं लहसा पहुंचकर, यानी जो तिब्बत की राजधानी है, वहां पहुंचकर मैं आपको पैसे दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। अब वहाँ पर जब वो बता रहे हैं, वहाँ पे भरिया ढूंढने की कोशिश की कि मतलब कोई मिल जाए, लेकिन वहाँ पर सामान उठाकर ले जाने वाला। कि दूसरे दिन वहाँ से वो लोग जब निकलने की बात आई तो दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया का मतलब होता है सामान उठाकर ले चलने वाला, यानी कह सकते हैं कूली, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब वो खोज रहे थे ऐसे आदमी को कि उनका सामान उठाकर आगे मतलब उनके साथ चले, ऐसा नहीं हुआ। तब उन लोगों ने लास्ट में 10-11 बजे के समय तेज़ धूप निकल गई थी, उसी धूप में उन लोगों को निकलना पड़ा। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े सिर को ढक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। अब बता रहे हैं कि वहाँ पे जो धूप निकलती है वो बहुत तेज़ धूप निकलती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है पर पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। मतलब ऐसा होता है कि वो ठंडा प्रदेश है, तो ठंडा प्रदेश में क्या है कि जब धूप निकला हुआ है तो अगर सामने शरीर पे धूप पड़ रहा है, मुंह पे धूप पड़ रहा है, तो लेकिन पीछे का शरीर जो है वो ठंडा था। लेखक बता रहे हैं कि सामने अगर सूरज है तो पूरा ललाट जल रहा है, लेकिन शरीर के पीछे का भाग जो है एकदम ठंडा है। अंग कंधा बर्फ़ हो रहा है, मतलब एकदम ठंडा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, मतलब वहाँ के तिंगरी में भी सुमति के जान पहचान के बहुत से लोग थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेख बिहार की ओर चलने के लिए कहा। अब उनको वहाँ पर एक आदमी से मिलना था, तो इसका बहाना बनाकर वो शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। अब तिब्बत की जो ज़मीन है, जो धरती है वहाँ पर, तो शहरों की तरह नहीं है, छोटे बड़े जागीरदारों में, यानी छोटे छोटे गाँवों के रूप में बटा हुआ है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथ में है, मतलब अलग अलग मठों के रूप में बना हुआ है। कभी कभी हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं कि बौद्ध धर्म में ऐसा दिखाया जाता है कि छोटे छोटे गांव हैं अलग अलग, और हर अलग अलग गांव में अलग अलग मठ है। तो उसी तरह वो देखे कि छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों में बटा हुआ है और सबका अलग अलग अधिकार में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद करता है, जिसके लिए मज़दूर वगैरह भी मिल जाते हैं। हर अलग अलग जागीरदारों में सब लोग कुछ खेती कराते हैं, जिसके लिए उन्हें मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार में मतलब बेगारी करके इन्हें कुछ देकर काम करवाने वाले। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भी भिक्षु भेजा जाता है। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से काम कम नहीं होता है। जिस तरह राजा महाराजा होते हैं, ठीक उसी तरह वो भी होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। जो उसके खेती के मुखिया थे वो बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजर यानी बुद्ध का कोई मंदिर था। वहाँ की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15 शेर से कम नहीं रही होगी। अब यहाँ पर जब लेखक पहुँचते हैं तो बता रहे हैं, जहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं तिब्बत के शेखर में, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक कुंजर का मंदिर है और मंदिर में हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई है।
लेखक ने वहीं पे अपना आसन जमा लिया, मतलब वहीं पे वो बैठ गए। और बैठकर उन्होंने क्या किया कि अब बैठकर वो पोथी पढ़ने लगे। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम की नहीं होगी, यानी सेर 15-15 किलो की एक एक पोथी थी। इतनी मोटी मोटी पुस्तकें रखी हुई थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब जो है वहाँ पे लेखक आसन लगाकर बैठ गए, पोथी पढ़ने लगे वहाँ पर। तो उनके मित्र सुमति ने उनसे कहा कि मैं आसपास के जितने भी मेरे जान पहचान के लोग हैं उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, मैं मिलने जाना चाहता हूँ। ये बात वो लेखक से पूछने के लिए आए। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब लेखक कह रहे हैं कि पुस्तक पढ़ने में वो इतने मग्न हो गए थे कि उन्होंने सुमति को कह दिया कि आप जाइए, आप मिलकर आइए, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि पुस्तक पढ़ने में इतने मग्न हो गए थे कि वो सुमति को उन्होंने कह दिया कि आप चले जाइए। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेखक ने ऐसा सोचा कि चलो अब ये अपने मित्रों से मिलने गए हैं, यजमानों से मिलने गए हैं, तो अब 2-3 दिन उधर लगाएंगे। तब तक मैं यहाँ पर जितनी पुस्तकें रखी हुई है उन पुस्तकों को मैं पढ़ लूँगा। लेकिन हुआ क्या कि उसी दिन वो जिस दिन गए उसी दिन वो दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यानी जहाँ पे रुके हुए थे जिस मठ में, तो वहाँ पर पुस्तक पढ़ रहे थे। तो सुमति जो है दोपहर तक चले आए और फिर वो लोग वहाँ से जहाँ उन लोगों को जाना था, वहाँ से लहसा जाना था, तो वहाँ से वो ज़्यादा दूर नहीं था, तिंगरी गांव से बहुत दूर नहीं था। इसलिए फिर वो लोग वहाँ से अपना सामान उठाए और वहाँ से विदा लेकर आगे की ओर चल पड़े। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों का वर्णन किया है राहुल जी ने, कि इसमें दिखाया उन्होंने कि तिब्बत जाते समय कौन कौन सी कठिनाइयाँ और कौन कौन से मतलब विषम परिस्थितियों में वो तिब्बत पहुंचते हैं, उन सारी चीज़ों का उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। कौन कौन से पहाड़, किस तरह की वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, कैसी वहाँ पर सरकार जो है किस तरह काम करती है, इन सारी चीज़ों का इस पाठ में उन्होंने वर्णन किया। और इस यात्रा वृत्तांत को उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से लिखा है। इसको पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि हम भी तिब्बत की यात्रा पर निकले हुए हैं। तो ये पाठ जो है यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।